नमस्कार दोस्तों, अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर बीच में आएगा। जब आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, टाटा मोटर्स, ढेर सारी गाड़ियां हैं उनकी। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइंस और अब एयर इंडिया भी है। अगर आप होटलों में रुकते हैं, ताज होटल्स टाटा के हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिष्क टाटा का है। जब आप चाय पीते हैं, टाटा टी। यहाँ तक कि खाने में जो नमक डलता है, टाटा सॉल्ट। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 100 से ज्यादा कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई। इसे 200 साल का समय लगा था। सही सुना आपने, 200 साल। आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए जानते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की ये दिलचस्प कहानी। क्या है राज टाटा का। Tata Group has pioneered multiple industries in India and remains a market leader in most of them. It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 1822 में। आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले गुजरात में एक गांव में एक पारसी प्रीस्ट के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवानजी टाटा। बचपन से ही ये बड़े रेस्टलेस रहे थे, बेचैनी थी इन्हें कुछ बड़ा करने की। कहा जाता है कि अपने गांव में इकलौते ऐसे आदमी थे जो बड़ा स्ट्रांगली फील करते थे कि मुझे अपने गांव से बाहर जाकर कुछ करना है। इनका मानना था कि इनकी डेस्टिनी है। इसी रीजन से सिर्फ 20 साल की उम्र पर ये अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन भी बहुत से लड़के ऐसा करते हैं, गांव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं नए फ्यूचर की तलाश में। लेकिन फर्क ये था कि इनकी ऑलरेडी एक बीवी थी और बच्चा था। उन जमानों में चाइल्ड मैरिज बड़ी आम बात हुआ करती थी, तो सिर्फ 17-18 साल की उम्र पर इनका बच्चा हो गया था। तो ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हुए थे और कॉटन ट्रेड से काफी आकर्षित हुए। देखते ही देखते जल्द ही अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस से जितना भी पैसा आता, इन्होंने इंश्योर किया कि अपने बेटे की एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे इस चीज पर। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दी। उस वक्त इसका मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन दे। तो अब नसरवान जी का जो कॉटन बिजनेस था वो अच्छा चलने लग रहा था। और कुछ साल बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए, उनकी एजुकेशन खत्म हुई, तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि अब इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। आज के जमाने में ये चीज बड़ी आम बात लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को दूसरे देश में भेज रहा है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये साल 1859 था। एयर ट्रैवल इन्वेंट होने में अभी भी 55 साल बाकी थे। उन दिनों में बड़ा ही लंबा जहाज से सफर तय करना पड़ता था। तो 1859 में जमशेद जी जब सिर्फ 20 साल के थे खुद, उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पर भेजा कि हांगकांग में जाकर एक ऑफिस सेटअप किया। इंटरेस्टिंगली जमशेद जी भी अकेले नहीं थे, इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, इनकी एक बीवी थी और एक बच्चा था। तो बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था ये, अपने पूरे परिवार को लेकर किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाना, वहां पर बिजनेस करने की कोशिश करना। लेकिन जमशेद जी में भी बहुत उत्साह था और ये भरपूर तरीके से सक्सेसफुल हुए। 65 साल की अपनी जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर काम किया। इंडिया में ढेर सारी नई कॉटन मिल्स खोली, उनके मालिक बने। इसके साथ ही साथ इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू करी और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। ये होटल एक्चुअली में इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, जिसमें बिजली आती थी। क्या आप गेस कर सकते हो कौन सा है ये होटल? वीडियो पॉज करके 2 सेकंड सोचो। सही जवाब है मुंबई में द ताजमहल होटल। आज के दिन तक ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल्स में से आता है। साल 1904 में जब जमशेद जी टाटा का देहांत हुआ, अपने पीछे वो एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए जिसे आज तक मैच करना बहुत मुश्किल है। और मैं ये सिर्फ बिजनेस के सेंस में नहीं कह रहा हूं। आज के जमाने में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना तो बड़ी आम बात बन चुकी है। ढेरों आपको बिजनेसेस ऐसे मिलेंगे जो पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन जमशेद जी ने एक शानदार लेगेसी बनाई, प्रिंसिपल्स और एथिक्स की भी। कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। साल 1874 में जमशेद जी ने अपनी पहली कॉटन मिल की फैक्ट्री खोली नागपुर में। ये इनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस करते हो, नई प्रॉब्लम्स इनकाउंटर करते हो, इन्होंने देखा कि इनकी इस नागपुर की कॉटन मिल में जो मजदूर काम करने लग रहे हैं वो बड़े ही आलसी हैं। छोटे छोटे बहाने देकर
वो एब्सेंट हो जाते हैं, दिन में काम करने ही नहीं आएंगे। और कोई भी एक ऐसा दिन नहीं हुआ जहां पर 100% अटेंडेंस देखने को मिली हो सारे मजदूरों की, सारे वर्कर्स की जो इस मिल में काम कर रहे थे। अब आमतौर पर कोई बॉस क्या करता है ऐसी सिचुएशन में? अपने वर्कर्स को धमकाता, कहता कि टाइम पर आ जाओ नहीं तो फायर कर दूंगा तुम्हें, डराता, डांटने का काम करता। लेकिन इन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा ही किया। इन्होंने देखा कि कोई तो रीजन होगा कि ये मजदूर इतने आलसी हो रखे हैं, अगर मुझे इन्हें और मोटिवेटेड बनाना है तो कोई लॉन्ग टर्म ह्यूमेन सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। इन्होंने उनके लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, ये इंश्योर करने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद भी इन मजदूरों को पेंशन मिलती रहे। इसके अलावा इन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट करी। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी मजदूर के साथ तो उसकी मेडिकल कॉस्ट इस एक्सीडेंट की वजह से कवर करी जाएगी कंपनी के द्वारा। इतना ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट्स डेज रखे, जिससे कि सारे मजदूर अपनी फैमिलीज को लेकर आए, एक दूसरे के साथ करीब हुए और उनमें एक कम्युनिटी की फीलिंग बने। ये सारी चीजें आपको सुनकर लगेगा कि आज तो बड़ी आम बात है ये, लेकिन याद रखिए कि किस जमाने में हो रही थी। बाकी दुनिया में 1800s के टाइम में वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी हुआ करती थी। इसकी बात मैंने डिटेल में करी थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म वाले वीडियोस में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप बाद में जाकर देख सको। और कमाल की बात यहां पर यह थी कि ये खुद से खर्चा कर रहे थे इन सब चीजों का। अच्छा, फिर साल 1861 में क्या हुआ? अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। इनडायरेक्टली ये जमशेद जी के बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर थी। होता क्या था, इंग्लैंड ज्यादातर अपने कॉटन रॉ मटेरियल्स को अमेरिका से इंपोर्ट किया करता था, लेकिन क्योंकि सिविल वॉर चलने लग रही थी, सप्लाई बंद हो चुकी थी। तो जमशेद जी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी तरफ से कॉटन के रेट्स को डबल कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया से ही कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसी दौरान इन्होंने लंदन में जाकर अपना एक ऑफिस भी सेटअप किया और काम करने लग गए। 4 सालों तक इन्होंने भरपूर प्रॉफिट कमाया, लेकिन 4 सालों बाद अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गई और अमेरिका से आने वाली सप्लाई वापस चालू हो गई। इसकी वजह से टाटा के बिजनेस पर बहुत असर पड़ा और वो लॉसेज में जाने लगे। इन्वेस्टर्स उनके पीछे भागने लगे कि हमें अपना रिटर्न दो, हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जमशेद जी यहाँ पर डटे रहे। उन्होंने कहा वो मेक श्योर करेंगे कि सारे इन्वेस्टर्स को अपना रिटर्न मिले, बस थोड़ा टाइम मांगा उनसे। इन्वेस्टर्स ने उनकी ऑनेस्टी को देखा और उन्हें काम करते रहने दिया। लेकिन इन्वेस्टर्स ने कहा कि जमशेद जी को 20 पाउंड की मंथली सैलरी पर काम करना पड़ेगा, इवन दो वो कंपनी के मालिक है। बड़ी ही बेइज्जती वाली बात थी ये उनके लिए कि वो कंपनी के मालिक होते होते भी अपनी कंपनी में ही एज ए फिक्स सैलरी एम्प्लॉय काम करने लग रहे, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। ये दिखाता है कि जमशेद जी कितने डेडिकेटेड थे अपने बिजनेस को लेकर। और पता है क्या दोस्तों, उनके पिता भी ऐसे ही थे। नसरवान जी का कॉटन वाला बिजनेस जब अच्छा नहीं चल रहा था, इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना घर बेच दिया था इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने के लिए। और दोनों केसेस में ये डिसीजन सक्सेसफुल निकला। नसरवान जी और जमशेद जी दोनों ने अपने बिजनेस को बचा लिया और साथ में अपनी रेपुटेशन को भी। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर पैशन, डेडिकेशन और स्किल्स है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जमशेद जी के कई सपने थे जो अपने जमाने के लिए रेवोल्यूशनरी थे। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना, एक स्टील प्लांट खोलना, एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाना जहां पर किसी भी रंग के लोग जा सके। उन जमानों में रेसिज्म बहुत होता था। उनकी लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक होटल खोल पाए, लेकिन उनके जो बाकी 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, इन पर काम शुरू हो चुका था उनके देहांत से पहले। बाद में ये उनके बेटे थे दोराबजी टाटा, जिन्होंने इंश्योर किया कि उनके बाकी 3 सपने भी हकीकत बनेंगे। साल 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट तैयार हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। इसी टाइम के अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और ब्रिटिश एम्पायर को सख्त जरूरत पड़ती है स्टील की। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है। टाटा स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटिश टैंक्स को बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए। इनफैक्ट एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर जो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन के द्वारा कही गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उन्होंने कहा था, टाटा स्टील सेव्ड अस। टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनकी स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बम भी जब गिरते थे टैंक्स पर, वो इन टैंक्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। और इसके बाद से टाटा स्टील नाम और भी ज्यादा पॉपुलर बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुकी थी टाटा स्टील की। और साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनीज थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोराबजी टाटा ने कंपनी की एक्टिविटीज को संभाला साल 1938 तक, जिसके बाद उनके एक दूर के कजन
जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर ली। शॉर्ट में हम इन्हें JRD टाटा नाम से भी जानते हैं। एक और उत्साह से भरे नौजवान जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। JRD टाटा एक्चुअली में ग्रो अप किए थे फ्रांस में और वहां पर ये एक पायलट भी थे। इनको बहुत पैशन था फ्लाइंग का। इसी रीजन से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना करी, जिसे बाद में जाकर रीनेम कर दिया गया एज एयर इंडिया। एयर इंडिया की कहानी अपने आप में बहुत लंबी है और दिलचस्प है। इसे मैंने डिटेल में समझाया है एयर इंडिया वाले वीडियो में, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी तक जो भी कहानी मैंने आपको बताई दोस्तों, ये इंडिपेंडेंस से पहले की है। साल 1947 में इंडिया को आजादी मिलती है। उन दिनों सोशलिज्म का जमाना था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि गांधी जी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में विश्वास रखते थे। तो जाहिर सी बात थी, जब देश को आजादी मिली, जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी काफी सोशलिस्ट थी। उन्होंने फैसला लिया कि देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें नेशनलाइज किया जाएगा, सरकार उन्हें हैंडल करेगी। ये एक ऐसा डिसीजन था जो उस जमाने के लिए पॉजिटिव सेंस में ही देखा जाता है। इसकी सोशलिज्म वाले वीडियो में मैंने बात करी थी, लेकिन टाटास के लिए ये एक बुरी खबर थी। सरकार ने टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज कर लिया। JRD टाटा का दिल टूट गया इस फैसले से, लेकिन शुरुआत से ही टाटास का मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी होता है। नेहरू सरकार ने नेशनलाइजेशन के बाद JRD टाटा को ऑफर भी किया कि वो आकर एयर इंडिया को लीड कर ले, और JRD टाटा ने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ली। यही रीजन है कि 1970-80s में एयर इंडिया को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइंस माना जाता था। इसके अलावा JRD ने और सेक्टर्स में बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया। 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया, पटरियों पर चलने वाले लोकोमोटिव इंजन्स। 1968 में इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की स्थापना करी, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज के दिन TCS देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवेज के बाद। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सॉल्ट का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। JRD टाटा 52 इयर्स के लिए चेयरमैन रहे थे टाटा के, और इस टाइम के बीच टाटा ग्रुप के अंडर अब 95 कंपनीज हो चुकी थी। साल 1969 में सरकार ने मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट पास किया, और इसका सबसे ज्यादा असर टाटा ग्रुप पर ही पड़ा। सरकार का बेसिकली पर्पस था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना बने कि हर चीज में उसकी मोनोपोली हो जाए। ऐसे रूल्स पास होने के बावजूद भी JRD टाटा के अंदर टाटा ग्रुप और बड़ा बनता गया। कैसे? इन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्सिडरीज बढ़ती जा रही थी टाटा ग्रुप के अंडर, ये टाटा सन्स की ओनरशिप कम करते जा रहे थे उनसे। ऐसा करने से ये नई कंपनीज मोनोपोलीज नहीं बन रही थी। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ मेनी इयर्स ये अप्रोच एक्चुअली में बुरा साबित हुआ बिजनेस के लिए। जब और लोगों ने बिजनेसेस को हैंडल करना शुरू किया टाटा के, तो हमेशा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस नेल्को रेडियोज मैन्युफैक्चर करता था। 1971 में नेल्को का जो मार्केट शेयर था वो सिर्फ 2% पर आके गिर चुका था, जबकि एक समय 20% हुआ करता था। अब अगर स्पेसिफिकली नेल्को की ही बात करें तो जमशेदजी टाटा के एक ग्रैंड सन थे, पोते थे, जिन्हें बुलाया गया नेल्को को वापस ट्रैक पर लाने के लिए, और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि रतन टाटा थे। वैसे तो ये साल 1962 से ही फैमिली बिजनेस पर काम करने लग रहे थे, लेकिन साल 1971 में इन्हें नेल्को की असाइनमेंट दी गई। रतन टाटा ने कहा, रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करते हैं, अगर हमें नेल्को को रिवाइव करना है तो नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। और 3 साल के अंदर अंदर बिजनेस टर्न अराउंड हो गया और 1975 तक नेल्को का मार्केट शेयर वापस 20% पर आ गया था। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम के दौरान इमरजेंसी घोषित करी गई और इससे नेल्को के बिजनेस पर वापस एक बुरा असर पड़ा। इवेंचुअली उसकी वजह से इसे शट डाउन होना पड़ा। लेकिन पता है क्या दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी है नागपुर की उस कॉटन मिल की, जिसे जमशेद जी के द्वारा सेटअप किया गया था। रतन टाटा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उसे रिवाइव करें वो, और ये मिशन भी सक्सेसफुल होते होते रह गए। लेकिन इस पॉइंट तक आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया था कि रतन टाटा कितने केपेबल हैं। इसी रीजन से साल 1991 में उन्हें अनाउंस किया गया एज द सक्सेसर ऑफ JRD टाटा, और उन्हें बना दिया गया द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। 1991 दोस्तों वही साल था जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया लिबरलाइज हो रहा है, अपने मार्केट को बाकी दुनिया के लिए खोल रहा है। सडनली इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल को छोड़ा और कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ मुड़ने लगा। कहा जाता है कि उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को बचाने का ये इकलौता तरीका था। टाटा ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा होता देखकर रतन टाटा ने बिल्कुल उल्टा किया उसका जो JRD टाटा ने किया था। इन्होंने टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू कर दिया सारी टाटा ग्रुप की सब्सिडरीज में। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अब आकर टाटा ग्रुप की कंपनीज को ना खरीद पाए। और ये डिसीजन भी इतना सक्सेसफुल निकला कि ना सिर्फ टाटा ग्रुप बचा रहा इस पीरियड में, बल्कि टाटा ग्रुप ने फॉरेन कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर
कर दिया। इंग्लैंड में एक टेटली टी कंपनी होती थी, $12 बिलियन में टाटा ग्रुप ने उसे खरीदा। यूरोप में एक स्टील जायंट था कोरस करके, टाटा ग्रुप ने उसे खरीद लिया। एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है जैगुआर लैंड रोवर कंपनी की। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूके की थी, लेकिन जब बात करी जा रही थी इस कंपनी को बेच दिया जाए तो इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि टाटा कंपनी हमारी कंपनी को टेक ओवर कर ले। जैगुआर लैंड रोवर को 3-4 कंपनी से ऑफर्स मिले थे, तो इन 3-4 कंपनीज में से इस कंपनी के वर्कर्स ने टाटा को चुना। ये एक लग्जरी ब्रांड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि टाटा अपने ग्रास रूट लेवल कस्टमर्स को भूल गया था। नवंबर 2003 में कहा जाता है कि रतन टाटा ने एक फैमिली को देखा स्कूटर पे ट्रैवल करते हुए। 4 लोग एक ही स्कूटर पर फंस के बैठे हुए थे, बारिश होने लग रही थी, बड़ी मुश्किल तरीके से वो किसी तरीके से मैनेज कर पा रहे थे। 5 साल बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च करी और लॉन्च करते वक्त उन्होंने एक कहानी सुनाई। टाटा ग्रुप का मानना है कि उनके बिजनेस की कोर फिलॉसफी है सोशल अपलिफ्टमेंट, तो वो लोअर मिडिल क्लास लोगों को चांस देना चाहते थे कि वो अपनी गाड़ी ओन कर सके। सिर्फ 1 लाख रुपए, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी। ये एक अलग कहानी है कि इस गाड़ी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही खराब थी। इन्होंने इसे इस तरीके से मार्केट किया कि देखो सबसे सस्ती गाड़ी है, सिर्फ 1 लाख रुपए की गाड़ी है। लेकिन ये नहीं सोचा कि लोगों के मन में परसेप्शन क्या आएगा जब वो ये चीज सुनेंगे। कौन इस गाड़ी को खरीदना चाहेगा? अगर कोई इस गाड़ी को खरीदेगा तो आसपास के पड़ोसी लोग क्या बोलेंगे कि ये देखो ये तो कितने चीप लोग हैं जो सबसे सस्ती गाड़ी खरीद रहे। एक बहुत बड़ा मार्केटिंग फ्लॉ था यहाँ पर, लेकिन टाटा का फोकस ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज में कभी इतना रहा नहीं। ये चीज आप इस फैक्ट में भी देख सकते हैं कि कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस खोले टाटा ने जो टाटा ने अपने नाम पर नहीं रखे, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और जो नागपुर में कॉटन मिल की मैं बात कर रहा था वो एम्प्रेस मिल था उसका नाम, और ये नाम रखा गया था क्वीन विक्टोरिया के कोरोनेशन को कमेमोरेट करने के लिए। ताज होटल जो ब्रांड है इसमें भी टाटा का नाम कहीं पर नहीं आता है। और जमशेदपुर जो शहर है जो जमशेद जी टाटा के नाम पर रखा गया है वो एक्चुअली में टाटा ने खुद से नहीं रखा था, बल्कि जो ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस वक्त के, उन्होंने ये नाम रखा था। तो ये थी बहुत ही दिलचस्प कहानी दोस्तों टाटा ग्रुप। क्लिक कर सकते हैं एयर इंडिया वाले वीडियो को देखने के लिए, जहां मैंने पूरी कहानी बताई है एयर इंडिया की इसी इंटरेस्टिंग तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।